हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो साइकोलॉजी शब्द होता है कहीं ना कहीं दो शब्दों से मिलकर बनाया जाता है। पहला शब्द है जो है साइकी। साइकी का तात्पर्य होता है, साइकी का मतलब होता है आत्मा, जबकि लॉगस का मतलब यहाँ पे है अध्ययन करना। गैरेट के अनुसार यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें, उसके विकास क्रम की बात करें, तो उसका विकास क्रम जो है 16वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है और 20वीं शताब्दी तक चल रहा है। तो अगर हम 16वीं शताब्दी में देखते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान को उस समय क्या बोला गया था और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने उसको क्या बताया था, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में कहा। जब हम 17वीं शताब्दी में पहुँचे तो मन या मस्तिष्क का विकास पाम्पोनोजी जो इटली से थे और थासरीड, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विकास कहा है। 19वीं शताब्दी में बुट, जेम्स टिचनर, वाइट्स ने शिक्षा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। 20वीं शताब्दी में वाटसन, बुटवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। अगर हम देखते हैं प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की बात करते हैं, तो उस प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 यानी कि 1879 में विलियम बुट द्वारा दिया गया था, जो कि एक जर्मनी के लिप्जिंगशायर के कार्ल मार्क्स विद्यालय से थे। अगर हम बात करें भारत में पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे था, तो भारत में पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1915 में कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा बनाया गया था। विलियम बुट को प्रयोगशाला विज्ञान का जनक माना जाता है, आप सभी जानते हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। जो विलियम मैकडूगल थे, उन्होंने अपनी पुस्तक जो उनकी पुस्तक लिखी थी आउटलाइन साइकोलॉजी में उन्होंने जो चेतना शब्द था उसका निंदा किया है। वाटसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कथन है, तो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि वाटसन का जो कथन है, तो मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। यानी कि वो जिस प्रकार का चाहना है, अगर डॉक्टर बनाना चाहे डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बनाना चाहे इंजीनियर बना सकते हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहे वैज्ञानिक बना सकते हैं, या जिस प्रकार से बनाना चाहे उसको वो कर सकते हैं। ये शब्द किसके थे? ये वाटसन के। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे परिभाषाएं हैं, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन शिक्षा मनोविज्ञान की। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में कई एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है कि ये परिभाषा किसने लिखी, या 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से आपको बताना होता है। तो जो बुटवर्थ है, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा है, तो बुटवर्थ के अनुसार अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विध स्वरूप को स्वीकार करता है। ये वर्ड थे बुटवर्थ के। तो अगर ये आपको दिखता है, तो आपको अगर कई ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें आप बुटवर्थ को ध्यान में रखेंगे, यानी बुटवर्थ इज द राइट आंसर होंगे। मैकडूगल ने क्या बताया? मैकडूगल ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या बताया, उन्हें क्या परिभाषा दी? तो मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। व्यवहार व आचरण का विज्ञान किसने बताया? मैकडूगल ने। जबकि स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान होता है। इन दोनों में क्या तो डिफरेंस है? व्यवहार दोनों ने बताया, पर इसने एक आचरण बताया, जबकि दूसरे ने क्या बताया? अनुभव। तो स्किनर ने मनोविज्ञान को अनुभव व व्यवहार का विज्ञान बताया, जबकि मैकडूगल ने बताया व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है।
मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। किसने कहा, क्रो एंड क्रो के अनुसार। मन के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, तो मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध है वो वैज्ञानिक खोज से है, ये मन ने बताया था। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। किसने बोला, स्किनर ने। अगर हम बात करें जो शैक्षिक मनोविज्ञान की जो कितनी शाखाएं हैं, तो यहाँ पे निम्न शाखाएं दी गई हैं जिसमें हम मनोविज्ञान से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे कि पहली शाखा है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा है असमान मनोविज्ञान, तीसरा आपका है तुलनात्मक मनोविज्ञान, चौथा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पांचवा है समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या हमको उसको कहते हैं बाल विकास, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, निंदनात्मक, उपचारात्मक या क्लिनिक, परा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। ये सब क्या है, मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था, रुडोल्फ ने किया था। जबकि विलियम्स जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया था। अगर पूछा जाए आपसे वो कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया था, तो आपको ध्यान में रखना होता है विलियम्स जेम्स। विलियम्स जेम्स अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। जो विलियम जेम्स है वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में मानी जाती है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है जो 1900 में मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, टर्मन, फ्रॉवेल, हरमन आदि के प्रयासों से 1920 में स्पष्ट रूप दिया गया। अगर पूछा जाए जो स्पष्ट रूप कब दिया गया, तो आपको बताना है 1920 में। किन किन के द्वारा दिया गया है, तो थॉर्नडाइक, टर्मन, फ्रॉवेल और हरमन आदि के प्रयासों से। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे माना जाता है, तो प्रथम जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक जो तो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में लिखा है, शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। तो जो रूसो थे उनकी पुस्तक है एमिल, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। सम डेफिनेशन, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। रूसो के अनुसार अगर देखते हैं तो बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। रूसो ने बताया बालक जो है एक पुस्तक के समान होता है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्रो एंड क्रो ने क्या बताया, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्यान है। अगर आपसे पूछता है शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक चलती है, किसने बताया, किसने कहा, ये किसकी डेफिनेशन है, तो आप क्रो एंड क्रो को टिक करेंगे। फ्रॉवेल ने क्या बताया, फ्रॉवेल ने कहा शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। ये किसने बोला, फ्रॉवेल ने बोला। स्किनर ने क्या बताया, स्किनर ने बोला मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगर हम देखें एडुकेशन, तो एजुकेशन जो है एक लैटिन शब्द एडुकेटम से बना है। जो एजुकेशन होता है एक लैटिन शब्द एडुकेटम से बना है जिसका ई का मतलब होता है अंदर से, जबकि डुको का मतलब होता है बाहर निकालना। ई का तात्पर्य यहाँ पे अंदर से, जबकि डुको का मतलब होता है बाहर निकालना। तो एजुकेशन जो है एक लैटिन शब्द एडुकेटम से बना होता है। अर्थात इसका तात्पर्य देखते हैं तो बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा है। यानी कि जो बालक की अंतर्निहित योग्यताएं होती हैं, जो अनुभव होते हैं उसके अंदर योग्यताएं होती है, उसको हम शिक्षक द्वारा बाहर निकाल कर के व्यवहार में जो परिवर्तन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। हम बात करेंगे अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम क्या होता है,
सबसे पहले जानते हैं अधिगम के बारे में। तो अधिगम यानी अर्थात सीखना, किसी क्रिया स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया देना या अनुक्रिया करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। सीखना, किसी क्रिया स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अगर अधिगम की विशेषताएं की बात करते हैं तो जो अधिगम की विशेषताएं निम्न हैं। तो ये जो अधिगम होता है यानी लर्निंग प्रोसेस होता है वो हम क्या चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है। जो हम अधिगम करते हैं, सीखते हैं, वो हमेशा जीवन पर्यंत तक सीखते हैं। ये एक उद्देश्यपूर्ण होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है, विकास है। अधिगम क्या है, एक विकास है। अधिगम अनुकूलन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम विवेकपूर्ण है, अधिगम निरंतर है, अधिगम का खोज करना है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम व्यक्तित्व व सामाजिक है, अधिगम नया कार्य है, अधिगम अनुभव का संगठन है और अधिगम वातावरण की उपज है। ये सब अधिगम की यानी लर्निंग की विशेषताएं हैं। बात करें अगर अधिगम के चरण की, तो अधिगम के चरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला चरण इसका है सीखने की अभिप्रेरणा, यानी कि जो अधिगम का चरण होता है, एक तो होता है सीखने की अभिप्रेरणा, दूसरा है बहु अनुक्रियाएँ करना यानी बहुत से अनुक्रियाएँ करना, पुनर्बलन यानी कि फिर से रिवीजन करना, क्वेश्चन करना उस पर। अब अस्यास, तो अस्यास में आपको अधिगम के 4 चरण मिलते हैं। अगर डिसेल के अनुसार देखते हैं तो उन्होंने 5 सोपान दिए हैं अधिगम के। तो 5 सोपान कौन कौन से हैं। पहला सोपान है अभिप्रेरित व्यक्ति, यानी किसी कार्य के प्रति अभिप्रेरित होना। जब वो अभिप्रेरित होगा उसके मार्ग में कहीं ना कोई बाधाएं आएंगी, तो विभिन्न अनुक्रियाएं करेगा, जिसमें से एक अनुक्रिया सही होगी और उसको बाद उसका उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो डिसेल ने ये 5 सोपान दिए थे अधिगम के चरण से रिलेटेड। डेफिनेशन की बात करते हैं तो अगर परिभाषाओं की बात करते हैं यानी अधिगम की परिभाषा, तो मॉर्गन के अनुसार अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। मॉर्गन ने बताया था कि जो अधिगम होता है वो अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। गेट्स ने अधिगम को क्या बताया, गेट ने लर्निंग को क्या बताया। गेट्स ने अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो संशोधन होता है उसे क्या बोला है, अधिगम बोला गया है। स्किनर ने अधिगम को क्या बोला, तो स्किनर ने बताया अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। उत्तरोत्तर का मतलब है एडवांस, तो एडवांस अनुकूलन यानी कि अपने अंदर अनुकूलन एडवांस अनुकूलन उत्तरोत्तर अनुकूलन ही प्रक्रिया जो होती है वही क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। जबकि गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है, गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। किसी के व्यवहार के कारण उसके व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या बोला गया है, अधिगम बताया गया है। कॉल्विन के अनुसार कॉल्विन ने बताया पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। पूर्व निर्मित व्यवहार में, पूर्व से जो निर्मित व्यवहार है अनुभव द्वारा उसमें परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अधिगम से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।